वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हम लोग वनडे वन चैप्टर की सीरीज़ में बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है इम्यूनिटी से, कि इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो बाय बॉर्न हमको मिली होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। और इस इन्नेट इम्यूनिटी पर डिफरेंट टाइप के बैरियर्स पर एमसीक्यू आते हैं कि इस इन्नेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में आपका स्किन आ गया। इसके अलावा जो म्यूकस की कोटिंग होती है इंटरनल ऑर्गन की, जीआईटी की, वो म्यूकोसल कोटिंग हो गई। तो वो डायरेक्ट एग्जांपल होता है फिजिकल बैरियर का, म्यूकोसल कोटिंग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का, ये सारा फिजिकल बैरियर। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे टीयर्स हैं, जहाँ पर एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम एंजाइम होता है, सलाइवा है, आपका HCl इन स्टमक है, ये सब एग्जांपल होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के। इसके बाद थर्ड होता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में डायरेक्ट एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा कि सेलुलर बैरियर में न्यूट्रोफिल, जिसे हम लोग PMNL बोलते हैं, डायरेक्ट फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल, बहुत बार पूछा गया है कि नेचुरल किलर सेल किस टाइप के बैरियर हैं, तो ये आपके सेलुलर बैरियर हैं। और उसके बाद आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर में एक इंपॉर्टेंट नाम जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो नाम आता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन पे आपको 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट आपको इंटरफेरॉन पे याद करना पड़ेगा कि इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, माने वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटीन बनती है वो एंटीवायरल प्रोटीन होती है। तो ये स्पेशली इफेक्ट मतलब प्रोड्यूस होता है जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है। फिर सेकंड आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी माने आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी, जो भी आपके आफ्टर बर्थ स्पेसिफिक टाइप का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। और उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नीट के लेवल पे क्या एमसीक्यू बनते हैं कि इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स का मेन रोल होता है। लिम्फोसाइट्स आपके दो हैं, बी एंड टी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ से डायरेक्ट हिट एंड रन वाले क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो बी और टी लिम्फोसाइट है, चूंकि दोनों ब्लड की सेल है तो दोनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट का जो मेचुरेशन है वो होता है बोन मैरो में ही, जहाँ वो बनती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन थाइमस में होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि यहाँ पर टी का मतलब भी होता है थाइमस। इसके बाद बी लिम्फोसाइट जिस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उस इम्यूनिटी का नाम होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसी को नाम देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो डायरेक्ट सवाल आएगा कि AMI या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बाई बी सेल। इसके अलावा टी सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसका नाम होता है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके बाद NCERT ने एक बड़ा अच्छा लाइन दिया हुआ है कि जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, तो जब कभी भी ग्राफ्टिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो टी लिम्फोसाइट उसको रिजेक्ट करती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट का उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आपको टी लिम्फोसाइट के बेसिक एक टाइप का नाम पता होना चाहिए जो कि आगे HIV में काम आएगा, वो होता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल। तो ये यहाँ से इतना क्वेश्चन बना। अब NCERT ने एक शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी के बारे में आपको क्या पॉइंट्स डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि एंटीबॉडी को ही IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ये आपकी 5 टाइप्स की होती हैं, गेम्ड करके याद कर सकते हैं, IgG, IgA, E, D और E। ठीक। अब एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर Y शेप होता है। एंटीबॉडी टेट्रापेप्टाइड होता है। उस टेट्रापेप्टाइड मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं, जिनको हम लोग H2L2 बोलते हैं। फिर इसके बाद ये चेन आपस में कनेक्टेड होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यहाँ से एक अच्छा MCQ बन सकता है।
वो बायोमोलिक्यूल को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल में जैसे जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होती हैं मेथियोनिन एंड सिस्टीन, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए किस अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मेथियोनिन एंड सिस्टीन। इसके बाद जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में एक पॉइंट आता है एंटीजन बाइंडिंग साइट या एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट, ये किस रीजन पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट या एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट प्रेजेंट ऑन वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एकदम रट डालना है इसको, एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट एंटीबॉडी के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट, कि जैसे IgG सबसे मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी होती है, यही वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के द्वारा क्रॉस होके फीटस में पहुंचती है। इसके अलावा IgA के बारे में NCERT ने अलग जगह पे दिया है कि जो कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम में IgA होता है और वो IgA बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा IgE पर याद रख लेना एक पॉइंट कि ये एंटीबॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स यानी हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती है। इतना ही आपको इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे आपको इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी या सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी या पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होता है जहां बी और टी सेल का मेचुरेशन होता है। यहाँ पर NCERT ने एक लाइन दी हुई है कि इमेच्योर लिम्फोसाइट गेट डिफरेंशिएटेड, तो वो आएगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जहां बोन मैरो और थाइमस आएगा। एकदम याद कर लीजिए कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर उनको एंटीजन्स दिए जाते हैं ताकि वो एंटीजन से क्या कर सकें, फाइट कर सकें और इफेक्टर सेल की तरह प्रोलिफरेशन कर सकें। तो यहाँ पर मेचुरेशन होता है, यहाँ पर प्रोलिफरेशन होता है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के याद करने का ट्रिक एक छोटा सा है, माल्ट SP करके याद कर लीजिए। माल्ट SP, M से खुद माल्ट है, माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि लगभग 50% ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह काम करता है। ये वो उस जगह पर होता है जो बेसिकली म्यूकोसल कोटिंग होती हैं डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी और यूरोजेनाइटल सिस्टम का। तो ये माल्ट पर क्वेश्चन बन सकता है। ए से आपका अपेंडिक्स हो गया, L से लिम्फ नोड हो गया, T से टॉन्सिल, S से स्प्लीन, बीन शेप्ड ऑर्गन है जहां पर फिल्ट्रेशन ऑफ RBC होता है, और P से पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद छोटा क्वेश्चन आता है। अब NCERT ने कुछ स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है बहुत ही अच्छे MCQ के लेवल पे, कि जैसे मान लीजिए ये इम्यूनिटी लिखा हमने और इम्यूनिटी को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक किया एक्टिव, एक किया पैसिव। एक्टिव को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। तो देखिए पहली चीज होती है कि एक्टिव इम्यूनिटी वो है जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी, और पैसिव इम्यूनिटी वो है जिसमें हमको एंटीबॉडी मिलेंगे। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कि नेचुरली आपने को कोई पैथोजन अटैक किया तो आपकी बॉडी नेचुरली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे, यानी नेचुरली आप बीमार हो गए। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब कि आपके अंदर जो भी पैथोजन्स हैं वो डेड पैथोजन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन वैक्सीन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किए जाए ताकि वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करे, मेमोरी सेल्स को जनरेट करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो वैक्सीनेशन है वो किस टाइप के इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसके बाद पैसिव में उनको बनी बनाई एंटीबॉडी मिलेंगी, और उस पैसिव में अगर नेचुरली एंटीबॉडीज दी जा रही हैं, जैसे मदर ने IgG दे दिया प्लेसेंटा के द्वारा,
मदर ने कोलोस्टम के द्वारा IgA दे दिया, तो ये भैया प्रोवाइड करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? रेडीमेड आपने एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया और उन एंटीबॉडीज को जरूरत पड़ने पे बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपने यूज किया, कि जैसे स्नेक ने बाइट किया तो उसके अगेंस्ट जो आपने एंटी वेनम बनाया, एंटी टेटनस सीरम बनाया, एंटी डिफ्थेरिक सीरम बनाया, तो वो यूज होता है एक तरीके से आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो डायरेक्ट इसमें सवाल आएगा कि जो एंटी वेनम है वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं तो कुछ जो मेजर डिसऑर्डर हैं उनके बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलर्जी पर, एलर्जी दूसरा नाम हो गया हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ी देखिए हमारी रफ्तार तेज है तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, हमारे साथ मैच करेंगे तो पूरे चैप्टर को हम विद इन 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे, ताकि जो भी चीजें आपके ब्रेन में है बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर पे आ जाए। एलर्जी का पहला पॉइंट, एक एजिरेटेड रिस्पॉन्स होता है। जो भी चीजें एलर्जी कॉज करती हैं उनको एलर्जन बोलते हैं। ये एलर्जन आपके नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, बिल्कुल याद कर लेना, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। उस एलर्जन में डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, पॉलन हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, एलर्जिक रिएक्शन में IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली होता है मास्ट सेल के सेवियर हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के रिलीज होने से। मेन नाम इसका याद रखिएगा, हिस्टामिन का। नॉर्मल इसके सिम्टम्स होते हैं कि जैसे रनिंग नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, वाटरी आइज हो गया। अब इस एलर्जिक रिएक्शन को दूर करने के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का यूज किया जाता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का, जो कि क्विकली रिड्यूस करें एलर्जिक सिम्टम को। स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें आपका एड्रेनालिन हार्मोन का यूज किया जाता है। ये चीजें क्विकली रिड्यूस करती हैं एलर्जिक रिएक्शन को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखिएगा कि मास्ट सेल रिलीज करती हैं इस हिस्टामिन सब्सटेंस को। इसके बाद एक छोटा सा डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दिया हुआ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपको छोटा सा नाम याद करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए जब खुद की बॉडी के इम्यून सिस्टम खुद के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने लगे, तो वो कंडीशन कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी। माने जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी होती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का। तो जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी ना रहे तो खुद की बॉडी, खुद के इम्यून सिस्टम अपनी ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, वो कंडीशन कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी। और इस ऑटो इम्यूनिटी में आपके इसमें एक नाम दिया हुआ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये नाम आप याद कर लीजिएगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बाद आगे बढ़े, आपके एड्स पर क्या क्वेश्चन बनते हैं? जैसे कॉजेटिव एजेंट HIV, HIV के बारे में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड RNA के 2 स्टैंड होते हैं। ये एक तरीके का रेट्रोवायरस होता है, माने ऐसा वायरस जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है और ये एंजाइम RNA को DNA में कन्वर्ट कराता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि RNA नॉर्मली DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन यहाँ RNA से जो DNA बना वो प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आप चाहें तो इसका दूसरा भी नाम याद कर सकते हैं कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। क्योंकि DNA बन रहा है तो DNA पॉलीमरेज, और किससे बन रहा है? RNA से, तो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसके बाद HIV जो इन्फेक्ट करता है उन 2 सेल के नाम याद कर लीजिए, मैक्रोफेज एंड हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल
हेल्पर टी सेल। इसके बाद HIV पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है। तो आप जान रहे हैं कि ब्लड से ट्रांसफ्यूज़न अगर सेफ ब्लड नहीं हुआ तो उसके द्वारा हो गया, ठीक। कोई ड्रग एब्यूज़र निडल का यूज़ कर रहा है उससे हुआ, राइट। बहुत रेयर कंडीशन में मदर टू फीटस भी ट्रांसमिट होता है। इसके बाद HIV पे ये छोटा सा एक लाइफ साइकिल ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि मान लीजिए ये हेल्पर टी सेल है, इस पर HIV ने RNA अपना, ठीक, RNA से आपका DNA बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। अब यहाँ पर एंजाइम का नाम नहीं याद रखना आपको, इंटीग्रेस, ठीक। वो एंजाइम क्या करता है कि जो हेल्पर टी सेल के पास DNA होता है, उस ये जो DNA बना है, ये जो DNA बना है, इस DNA को यहाँ जाके इंटीग्रेट कर देता है। तो अब जो भी RNA बनेगा उस RNA में ये जो RNA है वाइट वाला, ये RNA वायरल RNA है। अब इस वायरल RNA से जो भी प्रोटीन बनेगी वो वायरल प्रोटीन होगी और उसी से नए वायरस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि HIV में हेल्पर टी सेल के नंबर कम होते हैं जिसकी वजह से पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कि यहां से याद रखिएगा, एक NCERT ने स्टेटमेंट दिया है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये राइटली सेड फॉर, ये किस डिजीज के लिए राइटली सेड है, तो याद रखिएगा HIV के लिए। इसके बाद HIV में क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि जैसे मान लीजिए HIV वायरस कवर्ड वायरस होता है, कैप्सुलेटेड वायरस होता है, प्रोटीन होती है, ठीक। और अब HIV पर HIV डे याद कर लीजिए 1 दिसंबर। इसके अलावा आप याद कर लीजिए कि इंडिया में जैसे NACO है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग एजुकेट करते हैं कि एड्स के पेशेंट के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद कैंसर पे शॉर्ट नोट्स आता है किस तरीके से कि कैंसर में सबसे पहले अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होती है। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है बस वो याद कर लीजिएगा कि जैसे नॉर्मल सेल तो कंट्रोल्ड माइटोसिस शो करती हैं, ये अनकंट्रोल्ड माइटोसिस शो करती हैं, ठीक। नॉर्मल सेल पे एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल सेल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं जबकि कैंसरस सेल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। इसके बाद कैंसर में अगला पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो ट्यूमर है, जो आपका बिगाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ पर 2 पॉइंट याद कर लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चलते चलते कि ये आपके नॉन कैंसरस लोकलाइज्ड ट्यूमर हैं, एक जगह पे रहते हैं। ये आपके कैंसरस एंड मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और उसी मूवमेंट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल टू वन पार्ट टू अनदर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करते हैं मेटास्टेसिस जबकि बिगाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस शो नहीं करते। इसके बाद जो भी एजेंट कैंसर कॉज करते हैं वो कहलाते हैं कार्सिनोजन। उस कार्सिनोजन में आपका वायरस भी होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। तो जो भी वायरस कैंसर कॉज करते हैं उनके लिए स्पेशल नाम दिया जाता है ऑन्कोजेनिक वायरस, डायरेक्ट याद रखिए। और इन वायरस के पास जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं उनका नाम होता है ऑन्कोजीन्स। इसके अलावा फिजिकल में आप नाम याद कर लीजिएगा कि जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस हो गए, नॉन आयनाइजिंग्स हो गए। नॉन आयनाइजिंग्स में यूवी रेज हो गया, आयनाइजिंग में एक्स रे एंड गामा रेज हो गया। डायरेक्ट सवाल आता है कि आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। इसके अलावा केमिकल में जैसे याद कर लीजिएगा कि स्मोकिंग में जैसे लंग कैंसर का खतरा रहता है, निकोटिन केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो ये कार्सिनोजन पर पॉइंट्स आते हैं। फिर एनसीईआरटी ने एक छोटा पॉइंट दिया है पी ऑन्क और सी ऑन्क पे, प्रोटो ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन पे ये पॉइंट दिया हुआ है कि ये नॉर्मल सेल पे जीन्स होते हैं और अगर कोई कार्सिनोजन इनको इफेक्ट करता है तो ये ऑन्कोजीन्स हो जाते हैं, माने कैंसरस सेल की तरह डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पी ऑन्क और सी ऑन्क नॉर्मल सेल में होते हैं, नॉर्मल सेल में।
इसके बाद कैंसर के डिटेक्शन के लिए एनसीईआरटी ने कुछ टर्म्स दिए हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि डिटेक्शन में जैसे आपका नॉर्मल बायोप्सी हो गई, बोन मैरो का टेस्ट हो गया कि ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का कोई केस हुआ। इसके अलावा आपका अच्छे 3D इमेज जनरेट करने के लिए CT स्कैन हो गया कि जो कि एक्सरे का यूज़ करता है। इसके अलावा MRI हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट आपको छोटा सा एक नाम याद करना पड़ेगा, सीसर करके, कि जैसे कीमोथेरेपी हुआ, सर्जरी हुआ, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, कि रेडिएशन एक्सरे का यूज़ करके कैंसर सेल को किल करना, सर्जरी करके उसको हटाना, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स देना जिसकी वजह से हेयर लॉस और एनीमिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। और इम्यूनोथेरेपी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पर्सन के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा स्टार वाला पॉइंट दिया हुआ है अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि एक तरीके का BRM है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जो कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है ताकि कैंसर सेल से वो फाइट कर सके। इसके बाद एनसीईआरटी ने कुछ डिजीज की कैटेगरी दी हुई है कि जैसे प्रोटोजोवन डिजीज में एक नाम मलेरिया है और अमीबियासिस है। अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट याद कर लीजिएगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करता है। मलेरिया के बारे में थोड़े अच्छे MCQ बनते हैं। जैसे मलेरिया के बारे में पहला MCQ बना कि मलेरिया अपना जो लाइफ साइकिल है वो 2 जगह पे कंप्लीट कर रहा है, एक तो ह्यूमन पे और एक फीमेल एनाफ्लीस पे। ह्यूमन पे जो साइकिल होती है वो एसेक्सुअल साइकिल होती है और फीमेल एनाफ्लीस पे सेक्सुअल साइकिल होती है। तब इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है कि मलेरिया, अच्छा मलेरिया पे एक टर्म और दिया हुआ है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, मलेरी, तो इनमें एक नाम स्पेशल दिया हुआ है मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया, तो मैलिग्नेंट मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट याद कर लीजिएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, डायरेक्ट सवाल पूछता है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट याद करिएगा, पहला कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है मलेरिया की, इन्फेक्टिव स्टेज, उस इन्फेक्टिव स्टेज का नाम होता है स्पोरोजॉइट। माने जब भी मॉस्क्यूटो जो इस स्टेज को कैरी किया हुआ है अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो स्पोरोजॉइट रिलीज करता है। अब वो स्पोरोजॉइट ह्यूमन के लीवर पे मल्टीप्लाई करता है, लीवर के बाद आरबीसी पे जाके डिवीज़न करता है, और आरबीसी पे जब डिवीज़न करता है आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खाता है, तो इसके बाद बचे हुए हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन कहा जाता है। यही हीमोजॉइन बेसिकली चिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया में जो ठंड लगती है। इसके अलावा इसी आरबीसी से आगे स्पोरोजॉइट से डेवलप होके गैमिटोसाइट्स बनते हैं, गैमिटोसाइट्स। अब अगर कोई फ्रेश मॉस्क्यूटो आता है और वो इस मलेरिया वाले पर्सन को, जिसको मलेरिया हुआ है, उसको बाइट करता है, तो वो गैमिटोसाइट्स उसके जीआईटी में जाते हैं, जीआईटी में, और ये गैमिटोसाइट डिफ्रेंशिएट होते हैं छोटे और बड़े, और इनसे मेल गैमीट बनते हैं, इनसे फीमेल गैमीट बनते हैं, और यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, माने जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट करके आप समझिए कि आगे चल के स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोरोजॉइट उसकी सलाइवरी ग्लैंड पे स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल साइकिल है वो कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, तो भैया मॉस्क्यूटो के गट में, जीआईटी ऑफ मॉस्क्यूटो, गट ऑफ मॉस्क्यूटो, गट ऑफ मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, जीआईटी नहीं, गट ऑफ मॉस्क्यूटो। ठीक, तो ये आपको मलेरिया पे इतने एमसीक्यू याद करने पड़ेंगे। इसके बाद जैसे एनसीईआरटी ने बैक्टीरियल डिजीज में नाम दिया हुआ है एक टाइफाइड का, डायरेक्ट कॉजेटिव एजेंट याद कर लीजिए सैल्मोनेला टाइफी। इसके बाद सेकंड पॉइंट कि ये बेसिकली जैसे जो भी इन्फेक्टेड फूड होता है
कॉन्टेमिनेटेड फूड होता है उसके द्वारा ये फैलता है। नॉर्मल सिम्टम्स में जैसे फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक। सेवियर फॉर्म में इसके एक नाम दिया हुआ है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। सेवियर केस में तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन पूछ सकता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सेवियर केस इज द सिम्टम ऑफ टाइफाइड। इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज है, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक। इस पे मैरी मेलोन करके नाम याद रखिएगा, जो टाइफाइड की एक तरीके से कैरियर थी, बाई प्रोफेशन वो कुक थी, मैरी मेलोन नाम था, बाद में उनका निकनेम टाइफाइड मैरी कर दिया गया। सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज में आप नाम याद रखिएगा, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। कॉजेटिव एजेंट में नाम याद कर लीजिएगा, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसमें बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक तरह इसमें भी लंग्स को इन्फेक्ट करता है और इसमें आपका फीवर होता है, कंजेशन होता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका कि सेवियर फॉर्म में फिंगर नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फिंगर नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर इन सेवियर केस में। इसके बाद निमोनिया में डायरेक्ट, हाँ टाइफाइड में एक पॉइंट आप भूल गया मैं, टाइफाइड पे याद रखिएगा इसका टेस्ट विडाल टेस्ट दिया हुआ है, विडाल टेस्ट पूछा हुआ है। इसके बाद निमोनिया पे जो एल्वोलाई होती हैं वो फिल्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आता है। निमोनिया पे अगला पॉइंट ये ड्रॉपलेट एरोसॉल इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एरोसॉल इन्फेक्शन, एरोसॉल इन्फेक्शन होता है। तो ये पॉइंट बैक्टीरियल डिजीज पे आ गए। इसके बाद हेलमिंथ डिजीज पर दो नाम दिए हुए हैं, एक नाम एस्कैरियासिस दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। हम लोगों को बहुत रफ्तार में करना है। देखो हम नीट के पहले एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम पूरे 11th को जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर करेंगे 2 to 3 आवर में। फिर एक वीडियो पड़ेगा जिसमें पूरा 12th कवर होगा 2 to 3 आवर में। और नीट के जस्ट एक दिन पहले पूरा बायो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माने जो नीट में अगले दिन आने वाले हैं, वो पढ़ेंगे। एक बार देख के जरूर जाइएगा। एस्कैरियासिस में कॉजेटिव एजेंट याद कर लीजिए, एस्कैरिस लंबिक्रोइडिस होता है। ये बेसिकली इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज करा देता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी करा देता है। एलिफेंटियासिस का कॉजेटिव एजेंट याद कर लीजिएगा, वोचूरिया बैंक्रोफ्टाई या वोचूरिया मलाई करके, ठीक। ये दोनों बेसिकली स्केलमेंथीस के मेंबर्स होते हैं निमेटोड से। इसके अलावा एलिफेंटियासिस में याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब की लिम्फेटिक वेसल को। और ग्रॉस डिफॉर्मिटी जिसमें सैप एकदम पैर का फूल जाता है, तो वो होता है एलिफेंटियासिस। इसके बाद अगला आपका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है वो बनता है फंगल डिजीज में। फंगल डिजीज में क्या नाम याद रखना है, फंगल डिजीज में रिंग वर्म याद रखना है, रिंग वर्म, ठीक। जो फंजाई रिंग वर्म कॉज करते हैं उनके 3 जिनेरा के नाम मेट करके याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन, ठीक। अगला पॉइंट याद रखना है हीट एंड मॉइस्चर जो होते हैं वो फंजाई को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। फिर याद रखिएगा कि ये जो रिंग वर्म है ये इन्फेक्ट कहाँ कहाँ करता है, ये नेल को करता है, स्किन को करता है, हेयर को करता है, हेयर स्कैल्प को, राइट। तो ये इन्फेक्शन हो गया कि कहाँ पर ये इन्फेक्ट करता है, ठीक। नॉर्मली सॉइल के द्वारा भी इसका इन्फेक्शन होता है। कोई पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसका कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं टॉवल वगैरह, तो उससे भी इन्फेक्शन होता है। वायरल डिजीज में नाम याद रख लीजिएगा बस कॉमन कोल्ड का, पॉजिटिव एजेंट में राइनो वायरस, ये नाम, ठीक। तो ये डिजीज का काम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और होता है जिसमें हम लोग ड्रग्स एंड एल्कोहल को कवर करते हैं। ड्रग्स एंड एल्कोहल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम चलते चलते एकदम पढ़ते जाइए, जो कि ये आएगा ही। जैसे सबसे पहला ऑपोइड कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, तो ऑपोइड कैटेगरी के ड्रग्स पे 4 सवाल। सबसे पहला इसका सोर्स याद कर लीजिए, पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक। सेकंड क्वेश्चन,
ये ऑपोइड कैटेगरी के ड्रग्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड GIT में। ये पॉइंट याद कर लीजिए। थर्ड पॉइंट याद कर लीजिए, इस ऑपोइड की वेरियस फॉर्म्स होती हैं, जैसे ओपियम है, हीरोइन है, ये फॉर्म याद कर लीजिए। हीरोइन के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन करके, डाई एसिटाइल मॉर्फिन करके। इस ओपियम का नेचुरल सोर्स होता है, NCERT ने एक जगह पे दिया हुआ है, वो याद कर लीजिएगा कि लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पेपेवर सेमनीफेरम का कॉमन नेम है पॉपी प्लांट। तो ये पॉइंट याद कर लीजिए। सेकेंड कैटेगरी के ड्रग्स में आप नाम याद कर लीजिए कोकीन का। कोकीन का, इस कोकीन का जो सोर्स होता है वो होता है बेसिकली इराइथ्रोजाइलम कोका, जो कि नेटिव होता है साउथ अमेरिका का। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कोकीन है वो इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर का, जिसका नाम होता है डोपामीन। तो ये नाम याद कर लीजिए कि कोकीन किसको इंटरफेयर कर रहा है। इसके बाद थर्ड नंबर पर कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इसका जो सोर्स होता है वो कैनाबिस सटाइवा होता है। इसका जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट एकदम याद करते चलिए, समय नहीं है कि मतलब एक बार तो आप कोशिश करिए कि NCERT उठाइए और 3 घंटे में पूरी NCERT पढ़ डालिए। बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि भैया नीट का कट ऑफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो पढ़ाई का लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। सुस्त पड़े रहोगे तो भैया काम नहीं बढ़ने वाला, बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि भैया आपकी सबसे तगड़ी लड़ाई 12th वालों के साथ में है। जो 12th का फ्रेशर बच्चा है एकदम वो बैठा हुआ है कि हमको मेडिकल कॉलेज जाना ही है। कैनाबिनॉइड्स के डिफरेंट डेरिवेटिव के नाम याद कर लीजिए, भांग, गांजा, चरस, हसीस, मैरिजुआना। तो डायरेक्ट सवाल आ जाए कि भांग एंड गांजा के सोर्स क्या हैं, ये सोर्स हैं। इसके बाद एक पॉइंट याद कर लीजिएगा निकोटिन पर। निकोटिन बेसिकली एक तरह का स्टिमुलेंट है और निकोटिनम टोबैकम, टोबैको में टोबैको में निकोटिन यूज होता है, चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में, च्युइंग की फॉर्म में, ठीक। कैंसर का भी पॉजिटिव एजेंट है। इसके अलावा जो स्मोकिंग पे NCERT ने एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है, जिससे जो ऑक्सीजन की हीम बॉन्ड ऑक्सीजन है उसकी क्या होती है, बॉडी में कमी होती है। ये निकोटिन पे पॉइंट याद कर लीजिएगा। फिर एक कुछ पॉइंट दिया हुआ है NCERT ने कि कुछ प्लांट्स हैं या कुछ और भी फंजाई जिनसे हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रहती है, उनमें नाम याद कर लीजिएगा एट्रोपा का, LSD का, ठीक, इवन एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन का, जो कि हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी कॉज करती हैं। फिर इसके बाद अल्कोहल में एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि अल्कोहल ड्रिंकिंग से लीवर का जो लीवर इफेक्ट होता है, जिस वजह से पर्सन को सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। थैंक यू डियर।